हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, अभी हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट है ईएमआरएस के अपकमिंग एग्जाम, जो टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के एग्जाम्स हैं उनके लिए। और अब जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम राइटर्स को कर ही रहे हैं। और फिलहाल मैं हर एक राइटर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पर एक एक वीडियो अवेलेबल करा रही हूँ जो बाकी के राइटर्स हैं। फिर बाद में हम मिक्स टाइप के एक दो मैराथन कर लेंगे, ठीक है। तो आज जो हम करेंगे वो निसी मैजिकल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर ये वीडियो होने वाली है। आई होप ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, हु डज एजिकल कंपेयर द पोएट टू इन अ टाइम टू चेंज। देखो ये जो है निसी मैजिकल का फर्स्ट वर्क है, ठीक है, और ये एक पोएम है सॉरी, और ये 1952 में लिखी गई थी या पब्लिश हुई थी, ठीक है। तो पहला अगर पूछा जाए निसी मैजिकल का फर्स्ट वर्क कौन सा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि यही है अ टाइम टू चेंज, ठीक है, जो 1952 में पब्लिश होता है। और यहां पे पूछा जा रहा है हु डज एजिकल कंपेयर द पोएट टू इन, ये जो इनका वर्क है टाइम टू चेंज, इसमें इन्होंने कौन से पोएट को कंपेयर किया। ऑप्शन है अ स्टबर्न वर्कमैन, मतलब पोएट को किससे कंपेयर किया है, अ टीचर फॉर द पुअर, अ कॉलेज प्रोफेसर, या फिर अ क्लिनरी कॉनसियर। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है अ स्टबर्न वर्कमैन। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जब आप ये पोएम रीड करोगे तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Second is, what piece of art does the speaker analyze in Ethical's first collection of poetry? तो निसी मैजिकल का जो फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइट्री है उसमें कहा गया है what piece of art does speaker analyze। तो मतलब किस तरीके के आर्ट को स्पीकर जो है वो एनालाइज करता है इनके फर्स्ट वर्क में। और फर्स्ट वर्क कौन सा है फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइट्री, अ टाइम टू चेंज। देखिए ऑप्शंस हैं अ न्यू क्लासिकल बिल्डिंग, अ पीस ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट, या फिर पिकासो's पोर्ट्रेट ऑफ गर्ट्रूड स्टेन, या फिर एन अफ्रीकन मास्क। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। सोचिए, आंसर कीजिए। यहां पर जो राइट आंसर है वो है एन अफ्रीकन मास्क। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, एन अफ्रीकन मास्क। नेक्स्ट इज इन द डबल हॉरर What corrupts the speaker। तो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस है ना निसी मैजिकल के, ये इनकी जो इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं उनसे हैं। ये डबल हॉरर भी जो है वो इन्हीं की निसी मैजिकल की एक पोएम है जिससे ये क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा गया है What corrupts the speaker। स्पीकर को करप्ट किसने किया है, द वर्ल्ड, रिलीजन, द सिटी, या फिर ड्रंकननेस। Yes, right answer is the world. Option number A is the correct answer. Moving to the next. Next is, what is the main concern of on meeting a parent? Option A, the power of a spoken text over written text, the best writing, mirroring lived experience, the power of lived experiences over text, या फिर the power of written text over spoken text। यहां भी ये इनकी पोएम है ऑन मीटिंग अ पेरेंट, और इसमें पूछा गया है व्हाट इज द मेन कंसर्न। तो इस पोएम का मेन कंसर्न क्या है ऑन मीटिंग अ पेरेंट। यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है द पावर ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंसेस ओवर टेक्स्ट। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, द पावर ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंसेस ओवर टेक्स्ट। नेक्स्ट इज question number 5th, which of these names is the title of a poem from A Time to Change? Option है Robert, Joseph, John, Richard। Yes, correct answer is Robert. Option number A is the correct answer, Robert। 6th is complete these lines from The Worm। ये भी एक पोएम है इनकी, द वॉर्म। यहां से एक लाइन ली गई है, इसको कंप्लीट करना है। लाइन क्या है, ओनली इन डैश कैन आई इम्यूलेट द वॉर्म्स डैश। ऑप्शंस आर कामनेस, ल्यूसिडिटी। दो फिलअप्स है, दोनों को फिल करना है। तो फर्स्ट में कामनेस और दूसरे में ल्यूसिडिटी आएगा, या फिर सेकंड है एंगर, डायरेक्टनेस, और सी है एडमिनिस्ट्रेशन पावर, डायरेक्टनेस।
यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यहां पर है ओनली इन एंगर कैन आई इम्यूलेट द वॉर्म्स डायरेक्टनेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना है, इसको फिल करेंगे तो ओनली इन एंगर, यहां पर तो आ जाएगा एंगर और यहां आ जाएगा डायरेक्टनेस। ठीक है, डायरेक्टनेस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवंथ इज थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है। व्हाट इज द कंट्राडिक्शन एट द वर्क इन द वॉर्म? ये जो वर्क है ना द वॉर्म, इसमें कंट्राडिक्शन चीज क्या है, आपस में जो कंट्राडिक्टरी है वो। ऑप्शन है द स्पीकर बिलीव्स दैट ही इज freer than the worm because the worm is freer than him. Next, the speaker uses God and God in the same poem, which puts the ideological framework of the poem into question. Next, the speaker sees himself as a being drier and more wet than the worm at the same time. Next is the speaker calls himself an old man and then reveals that he is actually very young. तो मतलब क्या कंट्राडिक्शन है इस पर्टिकुलर पोएम द वॉर्म में? यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है द स्पीकर यूजेस गॉड। ठीक है, और गॉड क्या है? गॉड इज द सेम पोएम विच पुट्स द आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क ऑन द पोएम इनटू क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। Eighth is where are the speaker and the lover is an affair. ऑप्शन है a zoo, the theater, a party या फिर the cinema। ये भी एक पोएम का नाम है, ध्यान रखना। तो कहां पर थे स्पीकर और उसका लवर? जू में, थिएटर में, पार्टी में, सिनेमा में। Yes, right answer is the cinema. Option number D is the correct answer. Moving to the next. Ninth is what does the speaker refer to as not the final station in something to pursue? यहाँ पर in है, ये wait a minute, yes in sorry in। ठीक है, अब इनमें क्या है, ये कह रहा है व्हाट डज द स्पीकर रेफर टू एज नॉट द फाइनल स्टेशन। किस चीज को स्पीकर जो है वो नॉट द फाइनल स्टेशन बोल रहा है? वर्क का नेम है समथिंग टू परस्यू। ठीक है, इस वर्क में ऑप्शन है जेरूसलेम, ब्रेटिट्यूड, ग्लोरी या फिर गेट्समेन। तो कौन सी चीज को इन्होंने कहा है दिस इज नॉट द फाइनल स्टेशन? यस, राइट आंसर इज, पोएम का नेम भी ध्यान रखना है, समथिंग टू परस्यू। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है गेट्समेन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th इज हु डज द स्पीकर स्पीक टू इन एडवाइस। तो ये भी एक पोएम का नाम है एडवाइस। यहाँ पे ध्यान रखना है हु डज द स्पीकर स्पीक टू, मतलब स्पीकर जो है वो किससे बात कर रहा है? अ डाइंग मैन, अ स्ट्रेंजर ऑन द स्ट्रीट, अ चाइल्ड, हिज लवर। What should be the correct answer? Yes, right answer is a dying man. Option number A is the correct answer. Okay, ध्यान रखना है dying man से बात करता है। Next is 11. What among these does the speaker advise the other person to do in advice? इनमें से क्या चीज स्पीकर दूसरे व्यक्ति से करने के लिए कहता है? और पोएम का नाम क्या है? एडवाइस। इसमें ऑप्शन है टू बी हैप्पी, टू बी ब्रेव, टू बी स्टे फास्ट या फिर टू बी टॉलरेंट। किस चीज की सलाह देता है एक तरीके से वो? यस, राइट आंसर इज टू बी टॉलरेंट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, टॉलरेंट। नेक्स्ट इज 12th, what is Ezekiel's second collection of poetry called? तो जैसे फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएट्री इनकी है, ठीक है, और सेकंड कलेक्शन ऑफ पोएट्री को क्या कहा गया है? जैसे फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएट्री क्या है? आर टाइम टू चेंज, जो 1952 में आती है। ओके, अब यहाँ पे सेकंड कलेक्शन ऑफ पोएट्री ऑप्शन है 60 पोएम्स, अ टाइम टू चेंज या फिर द स्कॉर्पियन या फिर द स्टोन। देखिए, निसीम एजेकिल की जो आप वर्क तैयार कर रहे हैं उनमें से
जो द नाइट एंड द स्कॉर्पियन है उसको डेफिनेटली तैयार करना है। इनफैक्ट उसकी लाइंस भी पूछी जा सकती है, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट पोएम है इनकी, उसको प्रिपेयर कर लेना है और इनके प्लेस के बारे में देख लेना है। और इन्होंने एक एसे लिखा है, ठीक है, उस एसे को भी फोकस में रखना है। अब यहाँ पे बताइए इसका सेकंड कलेक्शन कौन सा है? राइट आंसर इज 60 पोएम्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 60 पोएम्स। मूविंग टू द नेक्स्ट, 13 इज व्हाट थिंग डज एजिकल मेंशन इन द सेकंड पोएम ऑफ 60 पोएम्स? तो इन्होंने कहा है कि एजिकल ने जो 60 पोएम है ये पोएटिक कलेक्शन है, इस पोएटिक कलेक्शन की जो सेकंड पोएम है उसमें इन्होंने किस चीज को मेंशन किया है एजिकल ने? ऑप्शन है अ रॉक, अ हाउस, अ ट्री, अ स्टोन। Yes, what should be the correct answer? Correct answer is a stone. Option number D is the right answer, a stone. Next is 14. Where does the speaker's companion place her hand in situation? देखिए ये भी पोएम का नाम है सिचुएशन। इसमें कहा गया है where does the speaker's companion place her hand? स्पीकर के जो कंपेनियन है वो अपना हाथ कहां रखती है? अपॉन द स्पीकर्स नी, ऑन हर ग्लासेस, इन हर हेयर, या फिर ऑन द रिम ऑफ हर ग्लासेस। यहां पर भी ग्लास है, ठीक है, बताइए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? पोएम का नाम है सिचुएशन। यस, राइट आंसर इज अपॉन द स्पीकर्स नी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Moving to the next question. 15 is what material does Ezekiel use in order to emphasize hardness in lines? Lines एक पोएम है, इसमें कहा गया है कि कौन से मटेरियल के बारे में बात करी जा रही है। What material does Ezekiel use in order to emphasize hardness? हार्डनेस को एम्फेसाइज करने के लिए कौन से मटेरियल का यूज एजिकल करते हैं लाइंस में? वुड, प्लास्टिक, मेटल, बोन। तो हार्डनेस का एक तरीके से सिंबोलिज्म किया है, हार्डनेस को सिंबलाइज करने के लिए किस वर्ड का यूज किया इन्होंने? बोन का। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बोन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, 16th इज हाउ डिड द स्पीकर टर्न आउट इन पोर्ट्रेट? ऑप्शन है हैप्पी, क्रिएटिव, लग्जरियस, सीरियस। तो पोर्ट्रेट जो पोएम है इसमें स्पीकर किस तरह के, मतलब कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है या वो कैसा फील कर रहा है? हैप्पी है, क्रिएटिव है, लग्जरियस है या फिर सीरियस है? यस, राइट आंसर है सीरियस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, 17 इज हु डज एजिकल डेडिकेट अ पोएम टू इन 60 पोएम्स? तो एजिकल ने बेसिकली इनकी जो ये सेकंड पोएटिक कलेक्शन है 60 पोएम्स, वो किसको डेडिकेट किया है? हु डज एजिकल डेडिकेट अ पोएम? ऑप्शन है गर्ट्रूड स्टेन, इज़रा पाउंड, टी.एस. इलियट की स्पेल यहां पे रॉन्ग हो गई है, और विलियम कार्लोस। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? और इनका विलियम कार्लोस का पूरा नाम क्या है? विलियम कार्लोस विलियम, इस तरीके से इनका नाम मेंशन है, और यहां पर राइट आंसर भी यही है, विलियम कार्लोस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, 18 is what part of the subject's body does the speaker decide to describe first in description? Options are her knees, her breast, her hands, her hair. तो देखो पोएम का नाम ही क्या है? डिस्क्रिप्शन। तो इसमें कहा गया है कि कौन से बॉडी पार्ट्स का डिस्क्रिप्शन स्पीकर दे रहा है। what part of the subject's body does the speaker decide to describe? Yes, what should be the correct answer? Right answer is her hair. Option number D is the correct answer. Okay, moving to the next, 19 is fill in the blank. यहाँ पे blank को fill करना है। स्टार्टिंग में ही blank given है और फिर कहा गया the great consumer cancels all. तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए? डेथ इज द ग्रेट कंज्यूमर कैंसल्स ऑल, या फिर गॉड इज द ग्रेट कंज्यूमर, या फिर टाइम इज द ग्रेट कंज्यूमर, या फिर नथिंगनेस। यस, व्हाट शुड बी द सूटेबल आंसर?
करेक्ट आंसर इज डेथ। ठीक है, जैसा कि आप लाइन पढ़ के ही समझ पा रहे हो, डेथ द ग्रेट कंज्यूमर कैंसल्स ऑल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, डेथ। मूविंग टू द नेक्स्ट, 20th is what is the speaker unable to think about out to the end? ऐसी कौन सी चीज है इस पोएम में आउट टू द एंड में जिसके बारे में स्पीकर अनेबल है सोचने के लिए, मतलब अयोग्य है, वो सोच ही नहीं पाता उसके बारे में। ऑप्शन है डेथ, गॉड, टाइम, लाइफ। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? डेथ। ओके, option number A is the correct answer. The speaker is unable to think about death. Option number A is the correct answer. Moving to the next, 21 is what plays hide and seek with winter days in song for spring? Options are spring, his lover, his own vanity, his curiosity. यस, ऐसी कौन सी चीज है जो हाइड एंड सीक खेल रही है विंटर डेज के साथ में? कौन से वर्क में? सॉन्ग फॉर द स्प्रिंग में। यस, यहां पर स्प्रिंग की बात करी जा रही है कि स्प्रिंग जो है वो हाइड एंड सीक खेल रही है विंटर के साथ। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, स्प्रिंग है यहां पर राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, 22, पोएटिक रीजनेबलनेस इज द सोल ऑफ पोएट्री, हु सेड? ये स्टेटमेंट या फिर ये कोटेशन किसके द्वारा दी गई है? पोएटिक रीजनेबलनेस इज द सोल ऑफ पोएट्री। यस, यू कैन आंसर इट इजीली। जयंत महापात्रा, निशिम एजिकल, कमला दास, ए के रामानुजन। तो यहाँ पर जब हम पोएट्री वो राइटर वाइज हम वर्क्स को देख रहे हैं, राइटर वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। राइट आंसर इज निसीम एजिकल। ध्यान रखनी कोटेशन नोट करके भी रख सकते हो आप। पोएटिक रीजनेबलनेस इज द सोल ऑफ पोएट्री। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, 23rd is what animal does Ezekiel dedicate a poem to in 60 poems? तो यहाँ पे जो इनका ये 60 poems है पोएटिक कलेक्शन, इसमें वो बेसिकली कौन से एनिमल का जिक्र कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक पोएम इसमें से, पोएटिक कलेक्शन जो इनमें से एक पोएम कौन से एनिमल को इन्होंने डेडिकेट की है? ऑप्शन है एलिफेंट्स, डॉग्स, डॉल्फिन्स या फिर स्क्वेरल्स। यस, सोचिए, आंसर कीजिए। यहां पर जो एनिमल है जिसको इन्होंने एक पोएम डेडिकेट की है वो है स्क्वेरल्स। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, स्क्वेरल्स। मूविंग टू द नेक्स्ट, 24th is which French artist is not mentioned in Ezekiel's writing? कौन सा ऐसा फ्रेंच आर्टिस्ट है जिसको मेंशन नहीं किया गया है एजिकल्स की राइटिंग में? बाकी इसका मतलब क्या है कि बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो फ्रेंच आर्टिस्ट इनकी पोएम्स में कहीं ना कहीं मेंशन है। ऑप्शन है फ्लॉबर्ट, बैल्जैक, बॉडलेयर या फिर वर्लेन। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यहां पर जो राइट आंसर है वो है बैल्जैक। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बैल्जैक। मूविंग टू द नेक्स्ट, 25th is where does the speaker see the female image in the poem of the same title? बताइए, पोएम का टाइटल भी सेम है, फीमेल इमेज। अब इसमें ये कहा गया है कि स्पीकर फीमेल इमेज कहां देखता है? ऑप्शन है ऑन द लोनली पिलो इन द सिंगल रूम, या फिर वॉकिंग इन डेजर्टेड स्ट्रीट्स, इन दीज वाटर्स, या फिर बिसाइड दी थेम्स। जो थेम्स रिवर है उसकी बात की गई है यहां पर। तो कहां पर देख रहा है फीमेल इमेज? ऑन द लॉनली पिलो इन द सिंगल रूम। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑन द लॉनली पिलो इन द सिंगल रूम। मूविंग टू द नेक्स्ट, चलिए 26th is who are the two main characters? अभी देखिए यहां से कुछ क्वेश्चन जो मैंने बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है, कौन सी? द नाइट एंड द स्कॉर्पियन। ठीक है, आई गेस यही नेम है उसका, द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ठीक है, ध्यान रखना है। अब उससे ही सारे क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन आगे के उसी पोएम से होंगे, द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन।
ठीक है, स्कॉर्पियन यानी बिच्छू। तो यहाँ पे कहा गया है हु आर द टू मेन कैरेक्टर्स। तो ये जो पोएम है पूरी, ठीक है, जब पढ़ोगे आप, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, बहुत छोटी सी पोएम है, ज्यादा लेंथी नहीं है। और इसमें मेन कैरेक्टर कौन है? ऑप्शन है रिचर्ड एंड जूडी, जॉन कॉनर एंड सारा कॉनर, या फिर मदर एंड चिल्ड्रन सैम एंड नेथेनियल। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज मदर एंड चिल्ड्रन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, माँ और उनके बच्चे। मूविंग टू द नेक्स्ट, 27th is where did the scorpion hide during the rain? तो बरसात के समय पर स्कॉर्पियन कहां पर छिपा हुआ था? बिच्छू जो था वो कहां छिपा हुआ था? इन सेक्स ऑफ राइस, बीनीथ सेक ऑफ राइस, बिहाइंड सेक्स ऑफ राइस, या फिर इन अ लेदर जैकेट पॉकेट। सोचिए, आंसर कीजिए। तो देखिए, इससे भी आपका आंसर गड़बड़ा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना है। इन सेक ऑफ राइस मतलब बोरी के अंदर था, बीनीथ सेक ऑफ राइस, बिहाइंड सेक ऑफ राइस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? इसे तो आप कट भी कर सकते हो। 3 में से सोच के बताइए। यस, राइट आंसर यहां पर है बीनीथ सेक्स ऑफ राइस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बीनीथ सेक ऑफ राइस। मूविंग टू द नेक्स्ट, 28th is what poisoned the mother? किस चीज का जहर चढ़ा हुआ था मदर के अंदर, या फिर किसने काट लिया था मदर को? अ स्नेक, अ हिप्पो, गैंडाल्फ, या फिर अ स्कॉर्पियन। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, करेक्ट आंसर इज अ स्कॉर्पियन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, 29 is how long did the poison last in the mother? कब तक, कितने लंबे समय तक मदर के अंदर वो पॉइजन रहा? 1 minute, 1 year, 6 hours, 20 hours। Yes, what should be the correct answer? Right answer is 20 hours. Option number D is the right answer. Moving to the next, क्वेश्चन नंबर 30, द मदर वाज डैश। तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ऑप्शंस है इन द सेंटर ऑफ द पीपल, बिसाइड द पीपल, इनसाइड द पीपल, या फिर नोवेयर नियर द पीपल। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इन द सेंटर ऑफ द पीपल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, इन द सेंटर ऑफ द पीपल। नेक्स्ट इज 31, What was the mother laying on? माँ को किस चीज पर लिटाया गया था या कहां पर वो लेटी हुई थी? A mat, a rug, ये तो ऑप्शन ही गलत है, the ground। ये यहां पे कर सकते हो on the bed। What should be the correct answer? Sorry, bed। सोचिए, आंसर कीजिए। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है आ मैट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, 32 इज व्हाट डिड द ब्लेजर से अबाउट द स्कॉर्पियन स्टिंग? बिच्छू के डंक के बारे में लोग क्या कह रहे थे? जो गांव के लोग थे, विलेजर्स थे, वो क्या कहते हैं? दैट इट वुड बैलेंस द बैड कर्मा इन द पास्ट लाइफ। Next is that it would hurt, that it was fun, that it was uncurable। बताइए, what were they talking about? Correct answer is that it would balance the bad karma in the past life। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, 33 is what is the name of the poet? इस पर्टिकुलर पोएम में, ठीक है, जो पोएम हम कर रहे हैं उसमें पूछा गया है कि इस पोएम का पोएट कौन है। ऑप्शन आपको पता ही है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? नसीम एज़ेकिल। मूविंग टू द नेक्स्ट, 34 is the peasants buzzed the name of God। लाइन को कंप्लीट करना है आगे।
टू किल द स्कॉर्पियन, टू ड्राइव अवे द स्कॉर्पियन, टू पैरालाइज द स्कॉर्पियन, या फिर टू कैच द स्कॉर्पियन। जो पीसेंट आता है वो जो बस्ड कर रहा था या फिर एक तरीके से भगवान से प्रार्थना कर रहा था किस चीज की? टू किल द स्कॉर्पियन, टू ड्राइव अवे द स्कॉर्पियन, टू पैरालाइज द स्कॉर्पियन, या फिर टू कैच द स्कॉर्पियन। यस, राइट आंसर क्या होगा? To paralyze the scorpion. Option number C is the correct answer. To paralyze the scorpion. Next is 35. The word diabolic. इसका मीनिंग पूछा गया है यहाँ पर। ये जो वर्ड पोएम में इस्तेमाल हुआ है डायबॉलिक, इसका मीनिंग क्या है? डेविलिश, वेरी शॉर्ट, सैक्रेड, या फिर डबल एज्ड? यस, सोचिए, आंसर कीजिए। Correct answer is devilish. Option number A is the correct answer, devilish. Next is 36. The peasant used candles and lanterns to dash. तो peasant जो है वो जो peasant आता है एक तरीके से झाड़ा उतारने वाले आते हैं ना, तो वो किस चीज का यूज कर रहा था? कैंडल्स का, लालटेन जो होती है लैंटर्न्स, उनका। टू किस चीज के लिए? टू स्टॉप द स्कॉर्पियन फ्रॉम स्टिंगिंग अगेन, टू सर्च फॉर स्कॉर्पियन, टू लाइट अप द हर्ट, या फिर टू स्केयर अवे द स्कॉर्पियन। किस लिए वो कैंडल्स का या लैंटर्न का यूज कर रहा था? यस, राइट आंसर इज टू सर्च फॉर द स्कॉर्पियन, क्योंकि वो स्कॉर्पियन को ढूंढ रहा था उसके द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द पॉइजन ऑफ द स्कॉर्पियन विल प्योरिफाई हर फ्लैश ऑफ डैश। यहाँ भी लाइन को कंप्लीट करना है। यहाँ पे कहा गया कि स्कॉर्पियन का जो पॉइजन था वो प्योरीफाई कर रहा था उसके फ्लैश को, जो माँ को जिस काटा था तो तो उसके फ्लैश को प्योरीफाई कर रहा था किस चीज से? हेट्रेड एंड एंगर से, सफरिंग से, डिजायर एंड एम्बिशन से, लव एंड बॉन्डिंग से। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? डिजायर एंड एम्बिशन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना है, डिजायर एंड एम्बिशन। मूविंग टू द नेक्स्ट, वेट अ मिनट। यस, क्वेश्चन नंबर 38। द वर्ड फ्लैश, ये जो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है फ्लैश, मीन्स, इसका मीन क्या है? ऑप्शन है अ क्विक एंड सडन एक्शन, अ कावर्डली एक्शन, अ वीक्ड एक्शन, या फिर नन ऑफ दीज। Yes, right answer is a quick and sudden action. Option number A is the correct answer, a quick and sudden action. Next is 39. The father was dash. कंप्लीट करना है। फादर मतलब उन बच्चों का जो फादर था, ठीक है। ऑप्शन है स्केप्टिक एंड रैशनलिस्ट, स्केप्टिक एंड रैशनलिस्ट, डिवोटेड एंड लविंग, केयरिंग एंड रैशनलिस्ट। तो उसका नेचर पूछा जा रहा है कि फादर का नेचर कैसा था। यस, राइट आंसर इज स्केप्टिक एंड रैशनलिस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट 40। क्वेश्चन नंबर 40 इज आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन। देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, फिगर ऑफ स्पीच पूछ ली जाती है। अब देखिए यहाँ पे लाइन दी गई है और इसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछी गई है। लाइन क्या है? द पीसेंट्स केम लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज। ठीक है, इस लाइन में बताना है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। मेटाफर, अलिटरेशन, सिमिली, या फिर पर्सोनिफिकेशन। द पीसेंट केम लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज। यस, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। पीसेंट कैसे आया? एज लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज, ठीक है। और यहाँ पे जो लाइक है इसके थ्रू कंपैरिजन किया जा रहा है दो चीजों में, और जब लाइक और एल्स के थ्रू कंपैरिजन किया जाए तो वो क्या होता है? सिमिली। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 41। द पोएट्स फादर रिप्रेजेंट्स द डैश। पोएट के जो फादर हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? साइंटिफिकली टेम्पर्ड इंडियन, प्रोग्रेसिव इंडियन, फैक्ट ओरिएंटेड इंडियन, या फिर ऑल ऑफ दीज। पोएट बेसिकली यहाँ पे जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे उसको कहा जा रहा है, और पोएट के फादर किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं वो पूछा जा रहा है। यस, करेक्ट आंसर क्या होगा?
राइट आंसर इज साइंटिफिकली टेम्पर्ड इंडियन, करेक्ट है। प्रोग्रेसिव इंडियन, दिस इज आल्सो करेक्ट, एंड फैक्ट ओरिएंटेड, दिस इज आल्सो। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब ये यहाँ तक जो थे क्वेश्चन वो तो थे नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन से। अभी यहाँ से कुछ और क्वेश्चंस हैं जो निसीम एजिकल से रिलेटेड है। देखिए व्हेन वाज ही कौन, निसीम एजिकल, व्हेन वाज ही अवॉर्डेड बाय साहित्य अकेडमी कल्चरल अवार्ड। बताइए निसीम एजिकल को साहित्य अकेडमी कल्चरल अवार्ड कब मिलता है, कब इन्हें दिया जाता है? ऑप्शन है 1981, 1982, 83, 84। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? साहित्य अकेडमी कल्चरल अवार्ड। यस, राइट आंसर है 1983। ध्यान रखना है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 1983। नेक्स्ट है व्हेन वाज एजिकल गेट पद्मश्री अवार्ड, और इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। जैसे कि इनका जन्म, इंडियन राइटर है, इनका जन्म होता है मुंबई में, ठीक है, ये भी चीज ध्यान रखनी है। और इन्हें पद्मश्री अवार्ड कौन से ईयर में मिला? 1987, 1988, 89 या फिर 90? यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट? तो इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिलता है 1988 में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 1988। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 44 इज व्हेन वाज एजिकल डाइड। एजिकल की मृत्यु कब होती है? अच्छा, ये कौन सी बीमारी से मरे थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अल्जाइमर, काफी समय तक ये अल्जाइमर से पीड़ित रहे और उसके बाद फाइनली इनकी डेथ हो जाती है 2004 में। अब आप डे और मंथ बताइए कौन सा सही है, इन दोनों को आप कर सकते हो। 2004 में इनकी मृत्यु होती है। यस, डेट भी यहाँ पर करेक्ट लिखी हुई है, 9 जुलाई या जनवरी। राइट आंसर है जनवरी, 9 जनवरी, 9 जनवरी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 9 जनवरी 2004। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय एजिकल। अब यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा वर्क है जो एजिकल के द्वारा नहीं लिखा गया है। ऑप्शन है मॉर्निंग प्रेयर, डेडली मैन, अ टाइम टू चेंज, द आंट्स एंड द नाइटिंगेल। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट? राइट आंसर इज, देखिए ये सारी इनकी पोएम्स हैं, ध्यान रखना। मॉर्निंग प्रेयर, डेडली मैन, टाइम टू चेंज। राइट आंसर है यहाँ पर, मतलब इन्होंने जो वर्क नहीं लिखा है वो है आंट्स एंड द नाइटिंगेल। आई थिंक ये कोई वर्क ही नहीं है किसी राइटर के द्वारा लिखा हुआ, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट। 46th इज व्हाट इज द फॉर्म ऑफ एजिकल्स वर्क नाइपर्स, इंडिया एंड माइन। देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है, क्योंकि इसमें दूसरे राइटर को मेंशन करके इन्होंने एक वर्क लिखा है, नाइपर्स, इंडिया एंड माइन, ठीक। तो यहाँ पे इसका जॉनर पूछा जा रहा है कि इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये क्या है एग्जैक्टली? ये पोएम है, एसे है, नॉवल है, क्या है? यस, राइट आंसर इज एसे, इट इज एन एसे, ठीक है। और ध्यान रखना इसके बारे में भी आप पढ़ के जरूर जाएं, नाइपर्स, इंडिया एंड माइन, ओके, एसे लिखा गया है ये। मूविंग टू द नेक्स्ट। 47 when was Ezekiel's first work A Time to Change published। अभी यहाँ पे पूछा जा रहा है इनका जो फर्स्ट वर्क है, जो फर्स्ट पोएटिक कलेक्शन है, वो कब पब्लिश होता है? ऑप्शन है 1956, 53, 52, 51। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? 1952। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 1952 में ये वर्क पब्लिश होता है, इनका पहला फर्स्ट पोएटिक कलेक्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट। विच पोएम इज नॉट रिटन बाय निसीम एजिकल। अब इनमें से बताना है कि कौन सी पोएम वो है जो निसीम एजिकल के द्वारा नहीं लिखी गई है। सोचिए, आंसर कीजिए। द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, फिलॉसफी, द वेस्ट विंड या फिर गुड बाय पार्टी मिस पुष्पा टीएस। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट वर्क, ध्यान रखना है। यहां पर जो राइट आंसर है वो है द वेस्ट विंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वेस्ट विंड जो है वो इनके द्वारा लिखा हुआ वर्क नहीं है, बाकी तीन इन्होंने ही लिखे हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट। 49th इज
When Ezekiel writes his poetry, he teaches this time largely himself. Whose comment is this? ये कमेंट किसने की है एजिकिल के विषय में? When Ezekiel writes his poetry, he teaches this time largely himself. Yes, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है? आई थिंक मुझे इस स्टेटमेंट में डाउट है, फिर भी इसके ऑप्शंस रॉन्गली लिखे गए हैं जहां तक है। मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रही हूँ, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। और इसे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। ही हैड बीन द एडिटर ऑफ इंडियंस पेन, ठीक है, PEN, पोएम, एसे, नॉवल, ठीक है। ही एडिटेड एन इमर्सन रीडर, अ मार्टिन लूथर किंग रीडर एंड राइटिंग इन इंडिया, आइडेंटिफाई हिम। तो यहाँ पे देखो एक पोएट के बारे में या एक राइटर के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, बहुत सारी खूबियां उनकी लिखी गई हैं और पहचान करने के लिए बोला गया है कि कौन से राइटर हैं। ऑप्शन है जयंत महापात्रा या फिर नसीम एजिकिल, कमला दास, A.K. रामानुजन। तो यू कैन आंसर इट इजिली। यस, राइट आंसर इज नसीम एजिकिल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप नसीम एजिकिल के ये जो क्वेश्चन का कलेक्शन था वो आपको अच्छा लगेगा और आगे जो बाकी के राइटर्स हैं उन पे भी एक बड़ी सी वीडियो, मतलब ज्यादा क्वेश्चन के कलेक्शन की एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तैयारी में लगे रहिए, बहुत ही कम टाइम बचा है अभी हमारे पास, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।